हेलो गाइस, आप सभी लोगों का खुश आमदीद। सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल जापान के नज़ारे में। तो गाइस, आज बात करेंगे जापान की सैलरी के बारे में कि जापान में सैलरी का क्या सिस्टम होता है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, कैसे मिलती है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या डिडक्शन होता है, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अपने इंडियन इंजीनियर वगैरह जो इनको जापान का आइडिया नहीं है, वो बेचारे गच्चा खा जाते हैं सैलरी के मामले में। तो चलिए आज डिटेल में बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले जो जापान की सैलरी का है ना, एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं कि जापानी सैलरी का क्या स्टैंडर्ड है और क्या क्या मिलता है। तो गाइज़, जो फ्रेशर होते हैं, बिल्कुल कॉलेज से पास आउट होकर के जॉब में आते हैं, नया नया ज्वाइनिंग करते हैं, उनको आप मान के चलिए कि 3 मिलियन से 4 मिलियन के बीच में 3 मिलियन टू 4 मिलियन येन सैलरी मिलती है। अब 3 मिलियन टू 4 मिलियन को आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ये 15 से 20 लाख के बीच में आ जाएगा। तो आप इसको, वैसे तो देखने में बहुत ज़्यादा लगेगा आपको कि वाह क्या सैलरी है, 3 मिलियन इंडियन, 15 लाख से ज़्यादा फ्रेशर के लिए। बट रुक जाइए, थोड़ा सा रुकिए। बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए 3 टू 4 मिलियन आपको फ्रेशर को सैलरी तो मिलती है, लेकिन यहाँ का जो सबसे सस्ता इंटरनेशनल स्कूल है ना, मान लीजिए आप फॉरेनर हैं तो आपका बच्चा भी तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाएगा, तो जो सबसे सस्ता इंटरनेशनल स्कूल है उसकी फ़ीस 1.5 मिलियन है। मतलब 3 मिलियन मिला, उसमें से 1.5 मिलियन आपने स्कूल की फ़ीस भर दी। अब अंदाज़ा लगाइए उस सैलरी का क्या करेंगे आप, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बहुत से टाइप के डिडक्शन वगैरह होते हैं, तो उसकी बात अभी थोड़ा आगे करते हैं, एक साथ सब बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। पहले सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को आइडिया लगे कि सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और क्या जायज़ सैलरी है। सब धीरे धीरे डिटेल में बात करते हैं। फिर जो थोड़े से सीनियर लेवल के हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए फ्रेशर हैं आप, आपके पास ये सैलरी हो गई। अब 2 से 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है आपका, तो आप मान के चलिए कि 4 मिलियन टू 6 मिलियन इसके बीच में, मतलब बहुत हायर जाएगी तो 6 मिलियन आपको मिल जाएंगे, 60 लाख येन, और बहुत नीचे जाएगी तो 4 मिलियन येन, 40 लाख येन। ये सालाना सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, सालाना पैकेज। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा आप और सीनियर हो जाते हैं, मतलब आप मान के चलिए कि मतलब लीड लेवल पे, तो वहाँ पे आपकी 6 मिलियन टू 8 मिलियन, मतलब 60 लाख से 80 लाख येन, इतनी सैलरी हो जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर मैनेजरियल लेवल पे हैं, मैनेजर हैं, तो फिर वो आपको 8 मिलियन से ऊपर कहीं भी जा सकती है। बट जो बहुत सीनियर डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं उनकी सैलरी 12 मिलियन टू 15 मिलियन के बीच में सीनियर लोगों की सैलरी होती है, जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं। तो इससे आपको मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा कि सैलरी की किस हिसाब से यहाँ सेटिंग होती है, किस हिसाब से एक्सपेक्टेशन होती है। उसके बाद सैलरी के बाद बात करते हैं पे स्लिप की, कि जो पे स्लिप आता है उस पर किस किस टाइप का डिडक्शन होता है और क्या क्या होता है। तो देखिए, एक तो जो सबसे बड़ा डिडक्शन होता है वो पेंशन का होता है। जैसे हमारे वहाँ पीएफ होता है ना, कि सैलरी आते ही पीएफ कट जाता है 12%, वैसे ही यहाँ पेंशन का होता है। तो अच्छा खासा पैसा मोटा पेंशन में का कट जाएगा आपका। उसके बाद इनकम टैक्स का कट जाएगा, और 2-4 टाइप के और भी डिडक्शन होते हैं सैलरी मैनेजमेंट के, और ये वो सब दुनिया भर का अकाउंट से रिलेटेड छोटे छोटे डिडक्शन, ये सब हो जाएंगे। ये पहले साल की बात हो रही है। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल, सबसे आसान तरीका है आज के दौर में एग्जैक्ट आइडिया लगाने के लिए, जो भी सैलरी वाला हो। मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए आप किसी सैलरी की बात कर रहे हैं, या आप अपनी जॉब का वो कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपको कोई ऑफ़र मिला, तो सबसे बेस्ट है आप उसको चैट जीपीटी वगैरह पे या किसी भी एआई टूल पे, कोपायलट वगैरह पे डाल करके एग्जैक्ट उस पर पूछ लें कि क्या हाथ में आएगा, तो वो ज़्यादा सही बता देते हैं। लेकिन मोटा मोटा जो डिडक्शन का पार्ट है ना, वो सबसे मोटा पार्ट जो पहले साल आपका कटेगा, पेंशन का कट जाएगा,
इनकम टैक्स का कट जाएगा। उसके बाद जो बच गया वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, ये हुआ पहला साल। उसके बाद सेकेंड ईयर से जब दूसरा साल शुरू होगा, एक और डिडक्शन जुड़ जाएगा, रेसिडेंस टैक्स। तो 2 टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स, एक होता है रेसिडेंस टैक्स। तो पहले साल आप सिर्फ इनकम टैक्स देते हैं, रेसिडेंस टैक्स नहीं देते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ना रेसिडेंस टैक्स जो होता है वो आपके पिछले साल की इनकम के बेस पे लगाते हैं, वो कि आपकी कितनी इनकम हुई तो उस बेस पे आपका अगले साल का रेसिडेंस टैक्स बना देते हैं वो। तो फर्स्ट ईयर जब आपकी सैलरी आई तो उस पर तो कोई रेसिडेंस टैक्स उन्होंने लगाया नहीं, वो पूरे साल देखते रहे। बट दूसरे साल से वो उस पर कैलकुलेट करके रेसिडेंस टैक्स ठोक देंगे, जो 20% से तो ज़्यादा ही होता है, अच्छा खासा। सबसे मोटा डिडक्शन जो होता है वो पेंशन और रेसिडेंस टैक्स का होता है, इनकम टैक्स भी कम होता है। ठीक है, तो ये रहा सैलरी का कंपोनेंट। अब बात कर लेते हैं पेंशन की। अब जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ थोड़े टाइम के लिए आए, तो यदि आप 3 साल से कम हैं जापान में, 3 साल या 4 साल है, 3 साल या 4 साल से अंदर आप जापान छोड़ के जाते हैं, तब तो आपको पेंशन के नाम पे जो आपका डिडक्शन हुआ है उसमें से कुछ पार्ट आपको मिल जाएगा। कुछ डिडक्ट हो जाता है, 100% नहीं मिलता, और कुछ पार्ट चला जाएगा। या तो आप अगर 10 साल से ज़्यादा कंटिन्यू जॉब में हैं जापान में, तब फिर आपका जो है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके अकाउंट में पेंशन डाल दी जाएगी। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह है। लेकिन वो जापानियों के हिसाब से बनाया गया है, जो लोग जापान में ही रहते हैं, यहीं जीते यहीं मरते हैं, तो उनको ये रहता है कि भाई जब उनको ज़रूरत होती है तो वो पेंशन पे बहुत अच्छा खासा मोटा अमाउंट मिलता है। अच्छा, ये हो गया सैलरी का पार्ट। अब आते हैं खर्चों के पार्ट पे। घर, हाउसिंग जापान की बहुत महंगी है। तो आप एक तो ऑफिस से बहुत दूर जैसे टोक्यो है, टोक्यो बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको जो घर लेना होगा वो ऑफिस से 1 घंटे की दूरी पे आप लेंगे, 1 से सवा घंटे की दूरी पे, तो आप थोड़ा सा टोक्यो सिटी से बाहर निकल जाएंगे, वहाँ आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन फिर भी सिंगल रूम का जो अपार्टमेंट होगा ना, बहुत छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप जो होता है, तो वो भी आपको मान के चलिए कि बाहर के एरिया में भी 25 से 30 हज़ार से लेकर के 60-70 हज़ार तक का पड़ जाएगा। डिपेंड करता है कि आप कैसा ले रहे हैं, पुराना ले रहे हैं, नया ले रहे हैं, अच्छा ले रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो एक तो हाउसिंग का बहुत बड़ा कास्ट होता है, और घर से ऑफिस आने जाने का खर्चा तो कंपनी देती है, तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी जो है आपको कार्ड वगैरह में पैसे डाल दिया करेगी, तो उसका खर्चा तो आपकी पॉकेट से नहीं जाता। लेकिन खाने पीने का बहुत एक्सपेंसिव है, तो जापान की सैलरी के हिसाब से फिर यहाँ खाने पीने का भी एक्सपेंस है। और अगर तो आपकी फैमिली है तो किड्स वगैरह की स्कूलिंग बहुत महंगी है। अगर आप इंग्लिश स्कूलिंग कराते हैं तो उसमें बहुत पैसा, बहुत खर्चा। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे सस्ता वाला 1.5 मिलियन येन तक जाता है। तो ये सारे बड़े बड़े एक्सपेंसेस हैं। तो आप लोग अगर जब भी कभी सैलरी का प्लान कर रहे हैं, या जापान के जॉब ऑफ़र के बारे में सोच रहे हैं, या जॉब ऑफ़र मिल रहा है, तो आप उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके खुश मत होइए, बिल्कुल भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको बहुत शांति से देखिए कि पहले साल सारे डिडक्शन वगैरह हो करके क्या आएगा, दूसरे साल क्या आएगा, तीसरे साल क्या आएगा, ऐसे ऐसे करके ना आप 5 साल तक उसका पूरा निकालिए, एआई से उसका पूरा डिटेल निकलवा लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आप बहुत खुश हो रहे हैं, बट जब उसकी डिटेल में जाते हैं तो आपके हाथ में क्या आएगा, और ख़र्चे फिर आपको पता चली गए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे है सैलरी का। अच्छा, बहुत डिडक्शन बहुत टाइप के हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी भी बहुत देती है, टैक्स भी बहुत लेती है, फैसिलिटी भी बहुत देती है, बट एंड ऑफ द डे ज़रूरी नहीं है कि आप सारी फैसिलिटी का जो है उपयोग कर ही रहे हैं। क्योंकि अगर आप जापानी हैं, आपके बच्चे जापानीज़ स्पीकिंग हैं, आपके बच्चे जापानीज़ स्कूल वगैरह में जाते हैं, सब काम आप जापानी करते हैं, इंग्लिश वाले सिस्टम में कुछ पढ़ते नहीं हैं, तब तो ठीक है, तब तो आप गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश स्कूल में आपके बच्चे जाते हैं और ये सब होता है, तब तो आपको गवर्नमेंट की चीज़ों का कम ही फ़ायदा मिलेगा। आपका
पैसा जो आप सरकार को टैक्स वैक्स दे रहे हैं उसका कम ही फ़ायदा उठा पाएंगे। अच्छा हाँ, सैलरी में मैं ये बताने में भूल गया कि हेल्थ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम कटता है। जैसे हर महीने आपकी सैलरी से हेल्थ इंश्योरेंस कटता है, और इंडिया की तरह नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस एक फ़िक्स अमाउंट ही जाएगा। जितनी आपकी सैलरी उस हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। जैसे मान लीजिए कि आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस में, और अगर आपकी सैलरी कम है तो आप कम सैलरी। इससे मतलब एक अच्छी फैसिलिटी है, एक अच्छा वो है, क्या नाम है, कल्चर है कि जैसे कोई कम पैसे वाला हो, ज़्यादा पैसे वाला हो, कम सैलरी वाला हो, ज़्यादा सैलरी वाला हो, सबको सिमिलर हेल्थ सर्विस मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा पैसा है, आप वेल्दी हैं तो आपको किला बैन अस्पताल में जाएंगे, मैक्स में जाएंगे, अपोलो में जाएंगे, और कोई कम वेल्दी है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा। तो इस चीज़ को कॉमन करने के लिए, सबको एक जैसा रखने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस सैलरी के हिसाब से है। जैसी आपकी इनकम वैसा आप हेल्थ इंश्योरेंस में कंट्रीब्यूशन करेंगे। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस भी आपका 70% खर्चों को कवर करता है। 70% हेल्थ इंश्योरेंस देगा, 30% आपको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। वो भी अच्छा खासा अमाउंट होता है। आपकी डॉक्टर की एक विज़िट होती है तो मान के चलिए कि सस्ते से सस्ता 8-10 हज़ार येन का बिल तो आ ही जाता है, जिसमें से मान लीजिए 7,000 इंश्योरेंस ने दे दिया, 3,000 येन आपको फिर भी अपने पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो वो अच्छा खासा इक्विवेलेंट टू इंडियन खर्चे के हिसाब से ही पड़ जाता है। जितना आप इंडिया में जाते हैं डॉक्टर की फ़ीस वगैरह देते हैं कंसल्टेशन की, उतना ही पड़ जाता है। तो ये है गाइस, मेरा मेन मकसद यही था कि सैलरी के बारे में, थोड़ा सा जापान की सैलरी के बारे में आप लोगों को आइडिया दूं। तो दिस इज़ द थिंग। अगर कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न हो, कुछ और डिटेल चाहिए हो तो आप लोग बताइए, आई विल ट्राई टू गिव दैट। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपको ऑफ़र वगैरह मिला है तो कहाँ मिला है, किस एरिया में, टोक्यो के आप लोगों को या जापान के किस एरिया में मिला है, और किस टाइप का सैलरी वगैरह होना चाहिए, वो आप अच्छे से कंसल्ट करके ही लोगों से, जो लोग पहले से हैं उनसे आइए। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इंडियन करेंसी में सीधा सीधा पैसे को कन्वर्ट करते हैं ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन खर्चे इंडिया से या और भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बहुत डिफरेंट है। चलो डॉलर वालों की तो बात नहीं करता, उनका तो सिमिलर है, बट इंडिया के केस में इंडिया और अपना बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब जो एरियाज़ हैं, मलेशिया, तो इनके जो लोकल एक्सपेंसेस इनकी अपनी कंट्री में, उसके हिसाब से जापान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस है। तो आपको सिर्फ करेंसी कन्वर्जन करके खुश नहीं होना है, सही से उसको सैलरी को इवेलुएट करके तभी कोई डिसीज़न लेना है। ठीक है गाइस, तो ये रहा सैलरी का डिस्कशन आज का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग जापान नहीं भी मूव हो रहे हैं, फिर भी आप लोगों के जनरल नॉलेज के लिए जापान में कैसे क्या डिडक्शन वगैरह होता है, कैसे सैलरी बनती है, उन सारी चीज़ों को के लिए अच्छा आइडिया देगा ये। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कंसर्न हो तो मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू आंसर। कमेंट में लिख दीजिएगा आप लोग, मैं उसको जवाब दूंगा। मैं हर कमेंट को जवाब देता हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते भी नहीं हैं, बट जितने आते हैं मैं सबका जवाब देता हूँ। तो मिलते हैं गाइस फिर अगले वीडियो में आप लोगों से। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय गाइस।